हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों के सामने 9th के अर्थशास्त्र के 5वें चैप्टर का कृषि खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता का भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ। पहले वीडियो में हमने कृषि के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा का शुरुआत 1940 के दशक में जब बंगाल में पहली बार अकाल आया था, उस समय इसकी संभावना शुरू हुई थी। और उस समय से जब हमारे देश में 1970 के दशक में हरित क्रांति आई, इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया। आखिर खाद्य सुरक्षा है क्या? खाद्य सुरक्षा मतलब हर आदमी के पास सही समय में और उत्तम भोजन का प्रबंध कराना ही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम हैं। क्या क्या? उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। उपलब्धता कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास उतना भोजन उपलब्ध होना चाहिए जिसमें कि हमारे जितने भी जनता हैं उनके पास पर्याप्त भोजन मिल सके। दूसरा है पहुंच, कि भोजन तो उपलब्ध है पर क्या वो जनता के पास पहुंच रहा है, या जहां भोजन है, जहां पर खाद्य पदार्थ है, वहां जनता पहुंच पा रहे हैं। और तीसरा है सामर्थ्य। सामर्थ्य कहने का मतलब कि उपलब्ध भी है, पहुंच भी है, पर क्या आपके पास उतना धन है कि आप उतना भोजन खरीद पाएँ। ये 3 आयाम जब पूरा हो पाता है तभी खाद्य सुरक्षा सफल कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा क्या है? ये तीनों उपलब्धता होने के कारण आयाम, पहुंच, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? गुणवत्ता भी होना चाहिए खाद्य सुरक्षा में। गुणवत्ता कहने का मतलब क्या है कि अपने कार्य के अनुसार हमको जितना पौष्टिक भोजन का ज़रूरत है उतना पौष्टिक भोजन हमको मिलना चाहिए। भोजन क्या होना चाहिए कि उसमें गुणवत्ता होना चाहिए, कैलोरी होना चाहिए, जितना जिसको ज़रूरत है उसके अनुसार। और खाद्यान्न का स्रोत कैसे प्राप्त होगा? खाद्यान्न हमें कि हमारे पास तो था, हमारे पास तो भूमि है, हमारे पास तो कार्य शक्ति है, पर खाद्यान्न स्रोत, खाद्य पदार्थ प्राप्त कैसे होंगे? तो खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गहन खेती की आवश्यकता है, कि कोई भी खेत कभी खाली न रहे, जितनी ज़रूरत हो उतना उससे खाद मिल सके, जितना ज़रूरत हो, जैसा उपलब्ध जो ज़रूरत हो वैसा फसल, वैसे सिंचाई, वैसा अनाज, बीज मिल सके, तभी जाके क्या होगा कि गहन खेती हो पाएगी। ऐसी कृषि नीति बननी चाहिए जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो सके, जिससे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए तैयार हो सकें। और नहीं अगर वो हो पाता है तो आयात नीति अपनानी होगी, कि अगर आपके पास उपलब्ध जनसंख्या के अनुसार भोजन नहीं है तो आपको दूसरे जगह से उसका आयात करना होगा। नहीं तो वो क्या करना होगा कि ज़रूरत से अधिक उपज की नीति अपनानी होगी, कि जितनी हमारी ज़रूरत है उससे अधिक भोजन उत्पन्न करें, तभी जाके ये खाद्य सुरक्षित हो पाएगा, कि आगे के लिए हम खाद्यान्न को सुरक्षित रख पाएंगे। अब क्या बात है कि खाद्य सुरक्षा क्यों? जब हमारे खेत में अनाज होता है और हमें भोजन उपलब्ध हो ही जाते हैं तो उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता क्यों? इसके कुछ पॉइंट में हम समझ पाएंगे। पहला क्या कि 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा के, जब 1970 के दशक में हमारे यहाँ हरित क्रांति आ गई तो हमने सोचा कि सब लोगों को सब समय पर दिन भर में 2 समय का भोजन मिल पाए और भरपेट भोजन मिल पाए। लेकिन अमर्त्य सेन का सुझाव क्या था कि नहीं, हकदारी के अनुसार जिसको जितना ज़रूरत है उसके अनुसार उसे उतना भोजन मिलना चाहिए। तो कितना ज़रूरत है तो उसके अनुसार जो खेत में काम करते हैं उन्हें ज़्यादा कैलोरी मिलनी चाहिए। जो गरीब किसान हैं उन्हें, जो निर्धन है उन्हें भी भोजन प्राप्त होने चाहिए। जो श्रमिक हैं, जो घर में काम करते हैं, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, जो शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सबको भोजन उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन उनके हकदारी के अनुसार उन्हें जितनी ज़रूरत है उतनी कैलोरी उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसके अनुसार जब 1995 में विश्व खाद्य सम्मेलन हुआ तो उसकी घोषणा पत्र में लिखा गया कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा तभी संभव है जब उसको कार्यशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यकता के अनुसार और इच्छा के अनुसार सभी समय में सभी लोगों को पौष्टिक, सुरक्षित भोजन उपलब्ध हो पाए और उस भोजन तक उनका शारीरिक और आर्थिक पहुंच हो पाए, तभी खाद्य सुरक्षा को हम सफल बना सकते हैं। निर्धनता उन्मूलन, कि सबसे पहले खाद्यान्न जब उपलब्ध कराने की बात होती है तो किसका समझ आता है कि जो गरीब हैं,
जो निर्धन हैं, जो खरीद नहीं सकते हैं, उनके पास भोजन कैसे पहुंच पाए। तो इसके लिए निर्धनता उन्मूलन करना है कि उनके पास इतना पूंजी होना चाहिए कि वो क्या करें, कम से कम अपना जो पहला आवश्यकता है भोजन, उसे प्राप्त करने की उनमें शक्ति होनी चाहिए। और खाद्य सुरक्षा तब भी जरूरी है जब कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, तब भी खाद्य सुरक्षा जरूरी है। तो खाद्य सुरक्षा कैसे करें? तो खाद्य सुरक्षा कैसे करें कि बफर स्टॉक, सरकार के तरफ से एक बफर स्टॉक बनाया गया, एक FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कि जो किसानों से जब उनके पास भोजन करने लायक जब उनका खाद्यान्न हो जाता है, जब वो अपने उपलब्धता का अनुसार अपने पास भोजन रख लेते हैं, तो सरकार की तरफ से पहले ही सामर्थ्य मूल्य निकाल दिया जाता है। इस सरकार पहले ही से जब फसल रोपी जाती है, उसी समय सरकार एक मूल्य निर्धारित कर देती है, उसके अनुसार FCI किसानों से वो खाद्यान्न जमा करके अपने पास रख लेता है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो किसान को भी अपने कार्य का पूरा, जब वो पहले ही से उन्हें मालूम है कि हम जब कार्य करेंगे तो सरकार की तरफ से कम इतना, जितना सरकार उसको कम से कम न्यूनतम मूल्य रखती है उतना हमको मिल जाएगा। तो किसान, दो फायदे हो जाते हैं कि एक तो किसान अपने कार्य के लिए उत्सुकता से कार्य करता है, और दूसरा फायदा क्या होता है कि हमारे पास कुछ अनाज सुरक्षित हो जाते हैं। कहाँ पे? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है कि जहाँ पर हम खाद्यान्न सुरक्षित रखते हैं, और उसी में से हम क्या करते हैं, गरीबों को आवश्यकता अनुसार, आपदा प्रबंधन को, जैसे अभी हमारे देश में कोरोना काल है तो लोग आराम से बैठे थे अपने घर पर, क्योंकि ये आवश्यक था अपने घर पर रहना। तो फिर सरकार ने अपना वो बफर स्टॉक खोला और वहाँ से लोगों को अनाज उपलब्ध करवाने लगे। तो बफर स्टॉक के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये कार्य किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आखिर है क्या? कि सब लोगों को सभी समय में भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तरफ से बनाए गए योजना के अनुसार जो अनाज मिलते हैं वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही मिलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या है कि राशन कार्ड है। तो राशन कार्ड के अनुसार एक अंत्योदय कार्ड है कि जो गरीब से गरीब आदमी है, जो गरीब में से भी, BPL में से भी बहुत गरीब आदमी, उनके लिए एक अंत्योदय कार्ड बना, जिसे दिसंबर 2000 में शुरू किया गया। इसमें क्या किया गया कि 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिया जाएगा जो गरीब से गरीब आदमी है। और उसे क्या किया कि दिसंबर, पहले इसमें 25 किलो अनाज मिलता था, तो बाद में जो 2002 में इसे बढ़ाकर 35 किलो प्रति परिवार कर दिया गया। उसके बाद BPL कार्ड बनता है कि बिलो पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो दुकान है सरकार की तरफ से, जिससे कम मूल्य में जो अनाज प्राप्त हो जाते हैं, उसके लिए उनका एक कार्ड बनता है BPL कार्ड। और तीसरा है APL कार्ड, जो सामान्य लोगों के लिए है। सामान्य लोग, उसमें सिर्फ सब लोग, जितने भी लोग हैं जो BPL में नहीं है या अंत्योदय उनके पास कार्ड नहीं है, तो APL कार्ड से वो अनाज प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सरकार की तरफ से जो सरकारी दुकान होता है वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सरकारी कुछ कार्य हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन का भी भूमिका है क्या करने में, खाद्य सुरक्षित करने में। कि दिल्ली में क्या हुआ कि कम मूल्य पर सब्जियां, और दिल्ली डेयरी की तरफ से सब्जियां और दूध उपलब्ध कराया गया। गुजरात में अमूल कंपनी की तरफ से डेयरी और दूध उपलब्ध कराया गया, जिसे श्वेत क्रांति आ गई। बिहार में जो पटना डेयरी है, जिसे सुधा के नाम से हम लोग जानते हैं, उससे जो उपलब्ध कराया गया भोजन, दूध। और वैसे करके सरकारी और गैर सरकारी संस्थान ने भी अपना कार्य पूरा किया। तो ये सारी कृषि खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता है। इसके अलावा हम पढ़ाई किए हैं जो पिछले वीडियो में, इससे हम कुछ सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने का 4 उपाय बताएं। खाद्य फसल और नकदी फसल में क्या अंतर है? सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, चर्चा करें। तो ये सब जानकारी हमने प्राप्त किया है इस चैप्टर में। तो अगर इन सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं तो इन दोनों जो 2 भाग है इस चैप्टर का, इसको फिर से देखिए और तब इन सवालों का जवाब देने का कोशिश कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सारे चैप्टर पढ़ने के लिए, इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, 10th का चैप्टर पढ़ेंगे, सब पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद।